ठीक है, तो अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग, है ना, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग या फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो हुई। कब हुई थी? 1906 में। ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको लग रहा है कि हमको सब ईयर याद है, लेकिन जब पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे ना और फिर बीच से क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग कब बना था, तो गए 1909 में बना था कि 1910 में कि 1906, तो हमको याद रखना है 1906 में बना था, और इसको हम अब डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, मुस्लिम राजनीतिक चेतना का उदय कैसे हुआ, या इसकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कैसे आई मुस्लिमों की। तो सबसे पहले देखेंगे 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा। क्यों देखा? क्योंकि, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ मुस्लिम थे, है ना, क्योंकि लीडर्स जितने भी थे, जितने भी नेतृत्व करता थे वो लगभग मुस्लिम थे। इसीलिए 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा, ठीक है, और उन्हें शैक्षिक और आर्थिक रूप से उसका क्या किया, पतन का सामना करना पड़ा। अब कंप्लीटली वो लोग इग्नोर कर रहे थे। जितना भी एजुकेशनल एडवांसमेंट होती थी या जो फाइनेंशियल एडवांसमेंट होती थी, वो अब मुस्लिमों को प्राप्त नहीं हो रही। समझ में आया? जितना भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डिक्लाइन इनको देखने को मिल गया मुस्लिमों को। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनका बहिष्कार कर रहे थे, उनको इग्नोर कर, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन जैसे नेताओं ने मुसलमानों को आधुनिकीकरण और सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इतना बड़ा लाइन क्या बोलता है, देखो आराम से समझेंगे कि जैसे कि सर सैयद अहमद खान थे, इनके द्वारा कौन सा मूवमेंट लाया गया, अलीगढ़ मूवमेंट लाया गया। तो सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त करनी है, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करनी है, उसके बाद हम पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री लें। तो वो स्टार्टिंग में जो मुस्लिमों का जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन है उसके प्रति बिल्कुल वो सहयोग नहीं दिखा रहे थे। उनका कहना था कि पहले आप एजुकेशन लो, पहले अपने हिंदू भाई बहनों के बराबर खड़े हो, उसके बाद आप राजनीतिक उसमें उतरो। ये चीज जो है वो किसका कहना था, सैयद अहमद खान जैसे लोगों का कहना था। मुसलमानों को यह एहसास होने लगा कि उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। अब मुसलमानों को यह फील होने लगा कि नहीं भाई, वी हैव टू हैव अ सेपरेट फॉर्म, एक सेपरेट हमको एक बेस चाहिए जिसमें हम अपनी दुविधाओं को, अपने चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। दे नीडेड अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर कंसर्न, ये देयर है ना, टू वॉइस देयर कंसर्न। तो उनके कंसर्न्स को, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए अब उनको एक अलग से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ गई। समझ आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ, अब सबसे पहले देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम चिंताएं कैसे बढ़ी। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठित हुई, कब गठित हुई थी? 1885 में। कहाँ गठित हुई थी? एग्जैक्ट प्लेस बताएंगे कोई? हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे था ये? बॉम्बे में था। और मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि लोग जो है वो बंगाल में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें बंगाल में हुई हैं, लेकिन ये कहाँ पे बना था? बॉम्बे में बना था, ठीक है। तो देखिए 1885 में फाइनली कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाता है। भारत में मुख्य राजनीतिक मंच जो है वो बन गया। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक मेन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। कई मुसलमान इसे हिंदू प्रधान संस्था मानते थे, मतलब हिंदू मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है वो हिंदू थे वहां, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे हमारे कुछ लीडर थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्पेसिफिकली गणेश चतुर्थी को प्रमोट किया, स्पेसिफिकली शिवाजी की वर्शिप
को प्रमोट किया। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम है उनको चिंताएं होने लगी कि भाई हमारा क्या होगा, हमारी दुविधाओं को कौन सुनेगा, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। प्रतिनिधि सरकार और बहुमत के शासन की कांग्रेस की मांग ने मुस्लिम अभिजात वर्ग को चिंतित कर दिया। इसका मतलब क्या कि कांग्रेस ने क्या डिमांड किया था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिमांड किया था और मेजॉरिटी रूल डिमांड किया था। इसका मतलब जो लोग ज्यादा हैं या जो लोग मेजॉरिटी में है उनका रूल होना चाहिए। तो अब मुस्लिम डर गए कि भाई हम तो मेजॉरिटी में नहीं है तो हमारा रूल तो नहीं होगा, तो अगर हमारा रूल नहीं होगा तो हमारी चिंताओं को कौन सॉल्व करेगा, हमारे प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा। तो ये चीज हुई, इसी से मुस्लिम एलिट्स को चिंता होने लगी। आप ध्यान रखिए, यहाँ एलिट बोला है, यहाँ मासेस नहीं बोला है। इसका मतलब क्या कि मासेस बहुत खुश थी, आम जनता बहुत खुश थी। कुछ चुनिंदा मुस्लिम एलिट्स थे, कुछ चुनिंदा लोग थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। आगे चल के भी हम देखेंगे, जैसे कि हम जिन्ना जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो उनको ही दिक्कत हो रही थी और उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान बना। अगर वो एक व्यक्ति नहीं होते तो हमारा भारत डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इसके बाद देखिए, क्योंकि उन्हें हिंदू बहुसंख्याओं द्वारा राजनीतिक रूप से हावी होने का डर था। मतलब कि अब जो है हिंदू मेजॉरिटी लोग रहेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी लोग ही लीडर्स रहेंगे, नेतृत्व करता रहेंगे, हिंदू लोग ही नेतृत्व करता रहेंगे और सिर्फ वो लोग हिंदुओं की ही प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा क्या, हमारी प्रॉब्लम कौन सुनेगा, हमको कौन एजुकेट करेगा, हमको कौन सोशली अपलिफ्ट करेगा। तो ये सब चीजें जो है मुस्लिमों को जो है वो चिंतित कर रही थी। और मुस्लिम आम जनता को चिंतित नहीं कर रही थी, वो बहुत खुश थे, मुस्लिम एलिट्स को चिंतित कर रही थी। समझ आया? चलो, इससे रिलेटेड ना कुछ मेंस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे करो आप लोग कि ये ऐसे होगा तो ये कैसे होगा। थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखे करो या कुछ क्वेश्चंस बना के लाए करो कि मैम इसका आंसर बताइए, है ना। तो वो चीज आप लोगों के लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करेगी। ठीक है, तो वो करे करो। चलो, इसके बाद देखेंगे। अब इसके बाद एक और चीज होती है, बंगाल का विभाजन। अच्छा, अभी तक हमने बंगाल के विभाजन को गरम दल और नरम दल के पर्सपेक्टिव से देखा है। अब हम मुस्लिमों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उनको क्या अपेक्षा थी और क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। एग्जैक्ट डेट बताओ जल्दी। 16 अक्टूबर को हुआ था, है ना, 1905। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था, 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन ऑफिशियल तौर पर किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को पूर्वी बंगाल मतलब ईस्टर्न बंगाल में, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और पश्चिमी बंगाल मतलब जिसमें हिंदू मेजॉरिटी थी, उसमें क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो एक बंगाल था, उसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी। ठीक है, मुसलमानों ने इसका व्यापक समर्थन किया। मतलब भाई अब हमको एक मेजॉरिटी स्टेट मिल रहा है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी, तो इस चीज का मुसलमानों ने पूरी तरीके से क्या किया, पार्टीशन को सपोर्ट किया, जबकि हिंदुओं ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो देखिए, अब यहाँ से कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है। अब धर्म के आधार पर जो है वो पॉलिटिक्स होगी कि मुस्लिमों ने सपोर्ट किया और हिंदुओं ने इसका विरोध किया। विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन को मुसलमानों ने मुस्लिम विरोधी माना। इसका मतलब जो स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था, उसको मुस्लिमों ने क्या बोला कि ये स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, यह स्वदेशी आंदोलन मुस्लिमों के खिलाफ है। ये उन्होंने माना, ये लिखा है यहाँ पे देखिए कि स्वदेशी आंदोलन को मुस्लिमों ने मुस्लिम विरोधी आंदोलन माना कि भाई आप अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे, आप हमसे लड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमको तो पार्टीशन चाहिए, है ना। ये अब मुस्लिम नेताओं ने बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद के बीच मुस्लिम हितों की रक्षा की आवश्यकता को समझा। अब मुस्लिमों को लग रहा था कि भाई जो हिंदू मेजॉरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और हमको अब अपने हित की रक्षा स्वयं करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि एक एक करके क्या क्या चीजें हो रही थी। बंगाल का पार्टीशन हो गया,
ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई। 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या चीजें हो रही थी। तो धीरे धीरे मुस्लिम्स की ये आइडियोलॉजी बन गई, ये थिंकिंग बन गई कि हमको अपने हित की रक्षा क्या करनी है, स्वयं करनी है, और हिंदू हमारे दुश्मन है। हिंदू एक्चुअली में उनके दुश्मन नहीं थे, वो तो अंग्रेजों के दुश्मन थे ना, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन उनको लगा, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को लगा कि हमको अपने हित की रक्षा करनी है और ये हमारे दुश्मन। ठीक, चलो आगे देखो। इसके बाद में मुस्लिम लीग की फाइनली क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। डेट एंड प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो अब बांग्लादेश की, क्या बोल रहा है, कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश की अब कैपिटल। पहले बांग्लादेश क्या था? पाकिस्तान ही तो था ना। जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान दो थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, ये पता है? देखो ऐसे फेस नहीं बनाओ, इसका मतलब ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, ठीक है। अब पहले जब पार्टीशन हुआ ना, तो ये वाला जो एरिया था ये पाकिस्तान का था, प्लस जो बांग्लादेश का जो एरिया है ये भी पाकिस्तान का था। तो ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1971 के टाइम पे ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये किसमें बदल गया? बांग्लादेश में बदल गया। ठीक है, बांग्लादेश के रूप में इनको इंडिपेंडेंस मिली। पहले ये पाकिस्तान ही थे, लेकिन कुछ कुछ लीडर्स थे, है ना, कुछ कुछ मेन मुख्य नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान से इस देश को अलग कर दिया, और इसमें भारत की मुख्य भूमिका जो है वो निभाई गई। ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में आगे पढ़ेंगे कि बांग्लादेश का कैसे गठन हुआ ये सब, लेकिन अभी के तौर पर आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले ये पूरा भारत था, अब ये पाकिस्तान बन गया है, ये बांग्लादेश बन गया। ठीक, चलो इसके बाद देखेंगे आगे। देखिए 30 दिसंबर 1906 को ये बना, कहां पर बना था? ढाका में बना था, जो आज का बांग्लादेश है। इसके बाद देखिए, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मुसलमान शैक्षिक सम्मेलन के दौरान बना था। मतलब कब बना था? ड्यूरिंग ऑल इंडिया मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये याद रखिएगा कि जब ऑल इंडिया मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तब नवाब सलीमुल्लाह ने ये चीज ऑर्गेनाइज करवाई। समझ आया? हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय मुसलमान शैक्षिक सम्मेलन के दौरान ये मुस्लिम लीग का गठन किया गया। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 दिसंबर 1906 में बनाया गया था। और कहां पर बनाया गया था? ढाका में बनाया गया था। 30 दिसंबर 1906 इन ढाका, बांग्लादेश। ठीक, चलो आगे बढ़िए। ये फोटो है, आप देख सकते हो, नवाब सर सलीमुल्लाह with delegates to ऑल इंडिया मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कहां पर हुआ था? शाहबाग में हुआ था, दिसंबर 1906 में हुआ था। फोटो किसके द्वारा लिया है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। चलो अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, शामिल मुख्य हस्तियां, कौन कौन से की फिगर्स थे जो इन्वॉल्व थे मुस्लिम लीग के गठन के समय। सबसे पहले देखेंगे नवाब सलीमुल्लाह। ये हमको पता है, अभी हमने देखा कि नवाब सलीमुल्लाह इन्वॉल्व थे। ये क्या थे? ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह थे, लीग के मेजबान और मुख्य प्रस्तावक थे। इंपॉर्टेंट है, होस्ट एंड चीफ प्रपोजर ऑफ द लीग। ही वाज द होस्ट एंड चीफ प्रपोजर, मतलब मेजबान भी थे वो और इसके साथ मुख्य प्रस्तावक थे। इन्होंने ही प्रस्तावित किया था मुस्लिम लीग का गठन। तो ये हमको याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक, इसके साथ देखिए आगा खान तृतीय, ये कौन थे? लीग के पहले मानद अध्यक्ष बने, मतलब फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट बने। एज अ ऑनर उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ये सेम कंसेप्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के टाइम पे भी देखा है ना, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ ऑनरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। वो सेम चीज यहाँ पे हुई है कि पहले
मानद अध्यक्ष जो है वो कौन बने, आगा खान तृतीय बने, ये भी हमको याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सलीमुल्लाह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके साथ सैयद आमिर अली हालांकि उपस्थित नहीं थे, उन्होंने मजबूत वैचारिक समर्थन किया, मतलब आइडियोलॉजिकल सपोर्ट उन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया था। उस समय वो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो मुस्लिमों को प्रोवाइड किया। ठीक, इसके बाद मोहसिन उल मुल्क और विकार उल मुल्क, ये दो पर्सन थे अलीगढ़ के नेता जिन्होंने संगठित होने में मदद की, मतलब कि ऑर्गेनाइज होने में जिन दो व्यक्तियों ने मदद की उनका नाम था मोहसिन उल मुल्क और विकार उल मुल्क। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प की, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प की। समझ आया? इसके बाद लास्ट देख लीजिए, न्यायमूर्ति शाहदीन मतलब जो जस्टिस थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क और अन्य प्रमुख उपस्थित थे। ये सब हमको याद नहीं रखना, हमको क्या याद रखना है, सिर्फ हमको नवाब सलीमुल्लाह याद रखना है, जो क्या थे, होस्ट भी थे और मेन प्रपोजर भी थे। और हमको डेट याद रखना है 30 दिसंबर 1906, कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ये याद रखना है। इसको रीड कर लेना, गलती से मेंस में आ गया तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं पूछता। ठीक है, तो हमको ज्यादा उसमें दिमाग नहीं खर्चा करना। ये सब हमारे लोग थे, नवाब सलीमुल्लाह थे, आगा खान तृतीय, सैयद आमिर अली, मोहसिन उल मुल्क और विकार उल मुल्क। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे आगे। अब यहाँ पर हमको देखना है मुस्लिम लीग के उद्देश्य स्टार्टिंग में कैसे थे। स्टार्टिंग क्यों लिखा है या प्रारंभिक क्यों लिखा है, बाद में बदल गया, ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले उनके उद्देश्य कुछ और थे, बाद में उनके उद्देश्य परिवर्तित हो गए। ठीक, चलो, ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी पहला उनका उद्देश्य था कि वी शुड बी लॉयल टू ब्रिटिशर्स, हम क्या होंगे, ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार रहेंगे। बढ़ती राष्ट्रवादी कांग्रेस के विपरीत था, मतलब जो कांग्रेस का जो नेशनलिज्म चल रहा था उसके अगेंस्ट में ये कंसेप्ट था। ठीक है, लीग ने अंग्रेजों के साथ सहयोग पर जोर दिया, मतलब लीग बोलती थी, मुस्लिम लीग बोलती थी कि हम अंग्रेजों से कोई हमको लेना देना नहीं है, हम जो है अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे और हम किसके अगेंस्ट जाएंगे, हिंदुओं के अगेंस्ट जाएंगे। ये स्टार्टिंग में इनका विचारधारा था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का नाम में ही सर लगा हुआ है, तो सर सिर्फ वो उनको बोलते थे ब्रिटिशर्स, या है ना, जो उनके प्रति लॉयल रहते थे। भगत सिंह जी को तो सर नहीं बोले, महात्मा गांधी को तो सर नहीं बोले, है ना, सुभाष चंद्र बोस को सर नहीं बोले। बेसिकली उपाधियां वो सिर्फ उन लोगों को देते थे जो उनके प्रति लॉयल रहते। तो सर सैयद अहमद खान का भी यही कहना था कि हमको ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहना है, उनसे हमको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, पहला चीज। दूसरा, मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, मतलब हमको मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करना है, मतलब जो भी राजनीतिक अधिकार है, जैसे कि वोटिंग राइट हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, है ना, अलग से निर्वाचन क्षेत्र हमको चाहिए, ये सब चीजें का जो है, ये सब चीजों का डिमांड वो लोग कर रहे थे। भारतीय मुसलमानों ने राजनीतिक और प्रशासनिक हितों की रक्षा करना ज्यादा उचित समझा। उनको पूरा ओवरऑल भारत को स्वतंत्र नहीं करवाना था, उनको सिर्फ मुस्लिमों के हित की ज्यादा पड़ी थी, या सिर्फ मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों के बारे में वो बात करते थे। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे आपको सेल्फ रूल, इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वराज, ये सब नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ मुस्लिमों के हित के बारे में यहाँ पे बात दिखेगी। मुसलमानों में एकता को बढ़ावा देना, मतलब यूनिटी अमंग मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम समुदाय में एकता, राजनीतिक जागरूकता, मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस की भावना को विकसित करना, मतलब अब हम क्या करेंगे, पॉलिटिकली डेवलप होंगे और हम अंग्रेजों के प्रति कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। ठीक, इसके बाद देखिए, अन्य समुदायों के साथ टकराव ना करना, मतलब अदर कम्युनिटीज के साथ हमको कोई भी कन्फ्रंटेशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। मुसलमानों और अन्य समुदाय, विशेषकर हिंदुओं के बीच शत्रुता को रोकना, ये अर्लियर था ना, देखो इसलिए मैंने बोला अर्ली इनका ये थॉट था कि जो मुसलमान हैं और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके बीच जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी शत्रुता है ना, उस चीज को कहीं ना कहीं रोकना और हमको अपने हित की बात करनी, ये स्टार्टिंग में था, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया था।
ये लाइन तो बिल्कुल नहीं आई बाद में। स्टार्टिंग में ये लाइन थी कि हिंदुओं के बीच जो शत्रुता हो रही है हिंदू मुस्लिम की, उनको रोकना, लेकिन बाद में ये चेंज हो। ठीक है, याद हुआ क्या क्या बोला पहले हमने? ब्रिटिशर्स के प्रति ईमानदार रहेंगे, दूसरा राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, पॉलिटिकल राइट्स, तीसरा मुस्लिमों के बीच यूनिटी, है ना, चौथा किसी भी दूसरे कम्युनिटी के प्रति कोई भी हमको शत्रुता नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी दूसरे समुदाय के प्रति हमको शत्रुता नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक चरण रहा, अर्ली फेज रहा, किस तरीके से मुस्लिम लीग का ग्रोथ हुआ ये हमको देखना है। तो सबसे पहले 1906 से 1916 पहला फेज आता है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? एक उदारवादी वफादार संगठन के रूप में कार्य किया, मतलब मॉडरेट जो है, मॉडरेट तरीके से कार्य किया, और दे वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स, कि वो लोग जो थे वो क्या थे? लॉयल थे। पार्लियामेंटो सुधार आया 1909 में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं का समर्थन किया, इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। इससे मुसलमानों को विधानमंडल में आरक्षित सीटें मिली, मतलब सेपरेट सीट्स मिली फॉर मुस्लिम। ये पढ़ा है हमने। 1909 का जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, अलग से हमको आरक्षित सीट मिली अब मुस्लिमों के लिए। ठीक है, राजनीतिक अलगाववाद की ओर पहला कदम था, मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल सेपरेटिज्म। मतलब सबसे पहली बार अगर हम हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग करने की बात कर रहे थे तो वो कहाँ पर कर रहे थे? 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म के समय पर। ये कहा भी जाता है कि अगर अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाता मुस्लिमों को, या सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाता मुस्लिमों को, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनने का मौका ही नहीं मिलता, या उतना लंबा चलता ही नहीं। पाकिस्तान बनने का सबसे पहला स्टेप जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, ये बोला जाता है, ये हमको याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए लखनऊ समझौता आया 1916। ये लखनऊ समझौता इससे पहले भी हमने पढ़ा है। क्या चीज के लिए पढ़ा है हमने? हाँ, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जो हो गए, मर्ज हो गए, मिल गए थे। किसके वजह से? बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये चीज। तो अब हम यहाँ पे फिर से इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग से भी ये संबंधित। ठीक है, देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक अस्थायी गठबंधन हुआ, मतलब एक टेम्पररी अलायंस बना। ठीक है, एक अस्थायी गठबंधन हुआ। दोनों दलों ने अंग्रेजों की संयुक्त मांगों पर सहमति जताई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं को मान्यता दी। इसका मतलब क्या? कि जो कांग्रेस थे और जो मुस्लिम लीग थे, ये दोनों जो है एक टेम्पररी अलायंस में आ गए, एक अस्थायी गठबंधन में आ गए, और इन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों के प्रति जो है वो संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट की भावना को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था, पृथक निर्वाचिकाओं का जो कंसेप्ट था, उसको अब कांग्रेस ने भी अनुमति दी थी कि ठीक है। ये चीज कांग्रेस के लिए भी ऐसी बोली जाती है कि कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कांग्रेस ने 1916 में एक्सेप्ट कर लिया था, और ये बोला था कि भाई आप डिमांड कर सकते हो सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ में आया? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक अस्थायी संगठन बना लेते हैं, और दो चीज होती है। एक तो कांग्रेस बोलती है कि भाई मुस्लिम लीग आप हमारे साथ आ जाओ, और हमारे साथ आकर के आप अंग्रेजों के प्रति क्या करो? विद्रोह प्रदर्शित करो। इससे फायदा क्या होगा आपको? हम आपको एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवाएंगे, या एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोनों टिट फॉर टैट जैसा चीज हुआ, एक हाथ से लो एक हाथ से लो, ऐसा वाला। समझ आए कि एक बार और बताऊं? आ गया ना? ये चीज हुई। इससे एक संक्षिप्त हिंदू मुस्लिम एकता को चिन्हित किया, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला। हिंदुओं का भी फायदा था इसमें कि मुस्लिम अब हमारे साथ आ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, और मुस्लिमों का भी फायदा था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिल रहा है। तो दोनों चीजें जो है वो हुई, इसीलिए 1916 को लखनऊ समझौता जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। समझ आया?
लखनऊ पैक्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर 2 रीजंस, 2 रीजंस के कारण इम्पोर्टेंट। एक, गरम दल और नरम दल मिल गए थे और जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी वो भी मिल गई। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, बाद के घटनाक्रम क्या हुए, ये हम ना आगे फ्रीडम स्ट्रगल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसको सेपरेटली टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं। बाकी हम आगे जितने भी आंदोलन आएंगे उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना है ना, जो 1913 में कब हुए थे, लीग में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे, 1913 में। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग एक अधिक शक्तिशाली बन गया, एक अधिक लीग बिकेम मोर पावरफुल फोर्स, ये ज्यादा पावरफुल फोर्स जो है वो बन गया, ठीक है। इसके साथ धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति वफादारी से हटकर स्वायत्ता और अंततः अलग राष्ट्र की मांग की, मतलब धीरे धीरे दे वर शिफ्टेड फ्रॉम लॉयल्टी टू ब्रिटिश। पहले स्टार्टिंग में उनका उद्देश्य क्या था कि दे वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के प्रति क्या थे, वो वफादार थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी और फिर इवेंचुअली उनको एक अलग राष्ट्र चाहिए था। और ये सब किसके नेतृत्व में हुआ, ये मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंतर्गत? 1913 में वो लीग में शामिल हुए थे, ये याद रखना, ठीक है। अगर बहुत डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो ये क्वेश्चन को डालेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना लीग में शामिल कब हुए थे। तो जब लीग गठित हुआ था 1906 में, तब मोहम्मद अली जिन्ना उसके फाउंडर नहीं थे, ये याद रखना। बहुत लोग तुक्का मार देते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट है तो शायद फाउंडर होंगे, लेकिन फाउंडर नहीं थे। 1913 में वो शामिल हुए थे, ठीक। इसके बाद देखो आगे, लॉन्ग टर्म महत्व इसका कितना बचा है, हाँ बस ये लास्ट है ना। तो इसका जो दीर्घकालीन महत्व जो था मुस्लिम लीग के गठन का, वो क्या था, मुस्लिम अलगाववाद का उदय हुआ, मतलब अब सेपरेटिज्म की भावना आ गई कि हमको अलग से हर चीज चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरेट हो चाहे वो नेशन हो, ठीक। लीग के गठन ने औपचारिक औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक पहचान को संस्थागत रूप दिया। इसका मतलब क्या कि लीग का जो फॉर्मेशन था उसने मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया। इसका मतलब जैसे आप समझिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी आंदोलन चल रहे थे, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस गठित हुई तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया उन लोगों को लड़ाई करने का। उसी तरीके से मुस्लिम्स भी पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो इनको एक इंस्टीट्यूशन मिल गया जिसके थ्रू वो अपनी आवाज को रख सकते, ठीक। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे जो है वो चालू कर दी गई। 1940 में लाहौर में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग जो है की, अंततः 1947 में भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में 1940 से 1947 का जितना भी टाइम था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय राजनीति पर प्रभाव, मतलब हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव पड़ा। सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो गई, मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप मेंस में ये डायरेक्टली शब्द यूज कर सकते हो, कम्युनल पॉलिटिक्स या सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो गई। पहले राजनीति सांप्रदायिक नहीं थी, पहले हिंदू मुस्लिम है ना, धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं होती थी, लेकिन अब सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो गई। अब कांग्रेस को मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से जुड़ना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस हैड टू नाउ कंटेंड विद द पावरफुल राइवल रिप्रेसिंग मुस्लिम लीग, मतलब अब कांग्रेस को अंग्रेजों से भी लड़ना था भारत की स्वतंत्रता के लिए, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से भी लड़ना था कि प्लीज भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ कोऑपरेट करो, क्योंकि दोनों का अलग अलग उद्देश्य था। अंग्रेज चाहते थे हमारे ऊपर शासन करना और मुस्लिम चाहते थे हमारे देश से बाहर जाना, और दोनों में हिंदुओं का कहीं ना कहीं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको दिक्कत हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसा कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपने तरफ लाने में वो विफल रहे। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग को हमारे पक्ष में ला लेते है ना, या भारत के आंदोलन में इन्वॉल्व कर लेते, तो पाकिस्तान बनने की जो है वो नौबत ही नहीं आती, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और अंग्रेजों दोनों के प्रति जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। समझ आया?
तो ये हमने पूरा देख लिया मुस्लिम लीग का गठन, जो अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक 30 दिसंबर 1906 में गठित हुआ। कहाँ गठित हुआ था? ढाका में गठित हुआ था। फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह फाउंडर थे, जो होस्ट भी थे और जो बेसिकली जिन्होंने प्रस्तावना भी दी थी, है ना। और उसके बाद जिन्ना कब आए थे? तो 1913 में आए थे। ये 3 चीजें हमको प्रीलिम से पढ़नी है, बाकी सभी मेंस पर्सपेक्टिव। समझ आया? कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।